नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानधन में आप सभी का स्वागत है एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों आज मैं आप सभी के सामने पार्ट सेकेंड लेके आया हूं। दोस्तों पार्ट सेकेंड पॉलिटी क्लास का दोस्तों सेकेंड पार्ट लेके आया हूं, जिसके बारे में मैंने आप सभी को पहले ही बताया है पिछले वीडियो में। दोस्तों अगर आपको पिछला वीडियो देखना है दोस्तों, मैं आपको वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप पहला पार्ट देख सकते हैं। दोस्तों अब इस वीडियो में आप सभी को मैं राष्ट्रपति के बारे में समस्त जानकारी जो बची हुई थी दोस्तों, जो मैंने पार्ट 1 में नहीं कंप्लीट कर पाई, वो मैं पार्ट सेकेंड में पूरी करूंगा दोस्तों। दोस्तों मैं राष्ट्रपति के बारे में आपको समस्त जानकारी इस पार्ट में बताऊंगा, जैसे कि चुनाव कैसे होता है, निर्वाचन मंडल क्या होता है, निर्वाचन पद्धति क्या होती है, अनुसूचियाँ, शक्ति, महाभियोग, ये सभी के बारे में आपको समस्त जानकारी दूंगा। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। तो ये हमारा पार्ट सेकेंड है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानधन पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानधन को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। और दोस्तों हमारे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी, समस्त जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अथवा कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत हमारा ये पार्ट सेकेंड है। पार्ट फर्स्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा आपको, और आप उस लिंक के थ्रू पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं। दोस्तों ये हमारा पार्ट सेकेंड है। तो चलिए इसी के साथ हम अपना वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आपको मैं महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों हमारा जो पार्ट फर्स्ट में कुछ पार्ट राष्ट्रपति के बारे में मैंने पार्ट 1 में बताया था, और कुछ चीज़ें जो बची हुई थी दोस्तों वो मैं पार्ट सेकेंड में बताऊंगा। तो दोस्तों हमारी जो बची हुई चीज़ें थी वो थी ये, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचित संसद नई दिल्ली में मतदान करते हैं। दोस्तों जो राष्ट्रपति के निर्वाचन होता है दोस्तों, निर्वाचित सांसद नई दिल्ली में मतदान करते हैं। जो निर्वाचित सांसद होते हैं दोस्तों वो कहाँ मतदान करते हैं, वो नई दिल्ली में दोस्तों मतदान करते हैं। जो निर्वाचित सांसद होते हैं दोस्तों वो नई दिल्ली में मतदान करते हैं, जबकि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य अपना मत राज्य के राजधानी में देते हैं। जबकि दोस्तों विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो अपना मतदान कहाँ करते हैं, राजधानी में करते हैं दोस्तों, राज्य के राजधानी में करते हैं, राज्य की राजधानी में करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश है दोस्तों, तो इसकी जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, तो यहाँ पे दोस्तों विधानसभा के निर्वाचित सदस्य कहाँ पे दोस्तों मतदान करेंगे, वो लखनऊ में मतदान करेंगे। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचित संसद नई दिल्ली में मतदान करते हैं, जबकि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य अपना मत राज्य के राजधानी में देते हैं। जो दोस्तों जैसे विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो दोस्तों अपना मत अपने राज्य की राजधानी में करते हैं, और जो दोस्तों निर्वाचित सांसद होते हैं वो नई दिल्ली में अपना मतदान करते हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए। तो दोस्तों और भी आपको जानकारी देने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी सांसद राष्ट्रपति के निर्वाचन के दिन 10 दिन पूर्व निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर अपने राज्य के राजधानी से राष्ट्रपति के लिए मतदान कर सकता है। दोस्तों कोई भी सांसद राष्ट्रपति के निर्वाचन के 10 दिन पूर्व, दोस्तों कोई भी सांसद, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होना है दोस्तों, निर्वाचन होना है, उसके 10 दिन पूर्व वो निर्वाचन आयोग से परमिशन ले सकता है कि वह अपने राज्य के राजधानी से राष्ट्रपति के लिए मतदान कर सकता है। वो निर्वाचन आयोग अथवा जो चुनाव आयोग होता है दोस्तों, उससे परमिशन ले सकता है कि वो अपनी राजधानी में ही राष्ट्रपति के लिए मतदान करे। या दोस्तों ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट पे चलते हैं, और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताता हूँ। तो दोस्तों
अब मैं आपको ओथ के बारे में बताऊंगा, शपथ के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों जो शपथ है वो आर्टिकल 60 के अंतर्गत आती है दोस्तों। अनुच्छेद 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति की शपथ आती है दोस्तों। राष्ट्रपति की जो ओथ होती है दोस्तों, जो राष्ट्रपति की प्लेज होती है दोस्तों, वो अनुच्छेद 60 के अंतर्गत आती है, आर्टिकल 60 के अंतर्गत आती है दोस्तों राष्ट्रपति का शपथ। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा कि राष्ट्रपति को दोस्तों शपथ कौन दिलाता है। ध्यान से सुनिएगा। भारत के राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो भारत का राष्ट्रपति होता है दोस्तों, उसे सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होता है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो शपथ दिलाता है। कौन शपथ दिलाता है? जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है वो शपथ दिलाता है। किसे? राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति संविधान की रक्षा एवं प्रतिरक्षा का शपथ लेता है। दोस्तों जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो संविधान की रक्षा एवं प्रतिरक्षा की शपथ लेता है दोस्तों। किसकी शपथ लेता है? रक्षा एवं प्रतिरक्षा की शपथ लेता है। भारतीय संविधान की रक्षा एवं प्रतिरक्षा की राष्ट्रपति शपथ लेता है। किसके आगे शपथ लेता है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके वो शपथ राष्ट्रपति को दिलाते हैं दोस्तों, और उनके सामने भारतीय संविधान की रक्षा एवं प्रतिरक्षा के प्रति राष्ट्रपति शपथ लेता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है जिस दिन से वह शपथ लेता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जिस दिन राष्ट्रपति शपथ लेता है दोस्तों, उसी दिन से लेकर राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। 5 ईयर का उसका कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 ईयर्स का होता है दोस्तों। जिस दिन से वो शपथ लेता है उसी दिन से उसका कार्यकाल प्रारंभ हो जाता है और वो 5 वर्ष तक उस दोस्तों जिस दिन राष्ट्रपति अपना शपथ लेता है उसी दिन से वो अपने पद पर 5 वर्ष तक के लिए रहता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आपको एक और भी महत्वपूर्ण जानकारी बताने जा रहा हूं दोस्तों। जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो दोस्तों अनुच्छेद 56 के तहत आता है। आर्टिकल 56 के अंतर्गत दोस्तों राष्ट्रपति का कार्यकाल आता है। आर्टिकल 56 के अंतर्गत राष्ट्रपति का क्या आता है? कार्यकाल आता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल आता है दोस्तों। आर्टिकल 56 के अंतर्गत राष्ट्रपति का कार्यकाल आता है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति का कार्यकाल जब भी आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल आता है। अनुच्छेद 56 के अंतर्गत राष्ट्रपति का कार्यकाल आता है। तो दोस्तों और भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जो दोस्तों राष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है वह किसके अंतर्गत आता है? सो याद रखिएगा, आर्टिकल 59 के अंतर्गत दोस्तों राष्ट्रपति के वेतन के बारे में बताया गया है दोस्तों। राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो अनुच्छेद 59 के तहत आता है दोस्तों। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के वेतन के बारे में जानकारी दी गई है। सो दोस्तों जब भी आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रपति के वेतन से संबंधित कौन सा आर्टिकल है तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल नंबर 59 जो राष्ट्रपति के वेतन से संबंधित है दोस्तों। और भी इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी ध्यान से सुनिएगा। 5 लाख रुपए पूर्व 1.5 लाख पूर्व में दोस्तों 1.5 लाख राष्ट्रपति की सैलरी हुआ करती थी दोस्तों। अब जो राष्ट्रपति का वेतन है इतने टाइम प्रेजेंट टाइम में वो 5 लाख रुपए है दोस्तों। प्रेजेंट टाइम में जो राष्ट्रपति का वेतन है दोस्तों वो 5 लाख रुपए है। भारत की संचित निधि से आर्टिकल 266 भारत की संचित निधि से आर्टिकल 266 अनुसूची 2 के तहत वेतन दिया जाता है दोस्तों। अनुसूची 2 के तहत जो राष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है, किसके तहत वेतन दिया जाता है? अनुसूची 2 के तहत राष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है। अनुसूची 2 के तहत राष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है। नेक्स्ट, वेतन पर टैक्स नहीं लगता है। ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रपति को दोस्तों वेतन मिलता है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। क्या नहीं लगता है? उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है, टैक्स फ्री होता है दोस्तों। वित्तीय आपातकाल के दौरान वेतन में कटौती किया जा सकता है।
दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब भी किसी कंट्री में, अपने भारत देश में कोई भी आपातकाल की स्थिति आती है तो उसमें दोस्तों राष्ट्रपति के वेतन में भी कटौती की जा सकती है। तो दोस्तों किसी भी आपातकालीन स्थिति में राष्ट्रपति के वेतन में भी कटौती की जा सकती है, दोस्तों ध्यान रखिएगा। और दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं, त्यागपत्र के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। त्यागपत्र कि राष्ट्रपति आखिर त्यागपत्र किसे देता है, राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देता है, इसके बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, ध्यान से सुनिएगा। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रपति होता है दोस्तों वो अपना त्यागपत्र किसे देता है, उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। क्या देता है दोस्तों, जो राष्ट्रपति होता है, जो भारत का राष्ट्रपति होता है दोस्तों, वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, ध्यान रखिएगा। और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों और महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रकार है। अब दोस्तों आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ, महाभियोग। महाभियोग इम्पीचमेंट जिसे हम बोलते हैं, इंग्लिश में इम्पीचमेंट बोलते हैं दोस्तों, हिंदी में बोलते हैं महाभियोग। दोस्तों जो महाभियोग है, राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए एक महाभियोग है दोस्तों, जो अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 61 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 61 के अंतर्गत दोस्तों महाभियोग इम्पीचमेंट आता है। भारत का राष्ट्रपति संविधान का, दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत का राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करेगा या संविधान का अतिक्रमण करेगा तब उसे 14 दिन पूर्व सूचना देकर संसद के किसी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब कभी भारत का राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है या किसी संविधान का अतिक्रमण करेगा दोस्तों, तब उसे 14 दिन पूर्व, मतलब 14 दिन पूर्व ही राष्ट्रपति को सूचना, मतलब संसद द्वारा दे दी जाती है। संसद द्वारा राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व ही सूचना दे दी जाती है। उसके बाद संसद के किसी भी सदन में, राज्यसभा या लोकसभा में महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है दोस्तों। यदि 2/3, 2/3, ध्यान रखिएगा 2/3, 2/3, यदि 2/3 बहुमत से लोकसभा या राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाए तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे देता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब कभी भी किसी भी राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन करने पर या संविधान का अतिक्रमण करने पर तो दोस्तों संसद द्वारा उसे 14 दिन पूर्व ही सूचना दे दी जाती है। और दोस्तों राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन में प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है महाभियोग का। उस प्रस्ताव में 2/3 अगर वोट डाले जाते हैं महाभियोग के पक्ष में दोस्तों, तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंप देना चाहिए। ये इसका नियम है दोस्तों, ये अनुच्छेद 61 के तहत आता है महाभियोग इम्पीचमेंट, ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं गया है दोस्तों, ध्यान रखिए, अभी तक हमारे भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है, महाभियोग नहीं लगाया गया है। अपने भारत में अभी तक किसी पर भी महाभियोग नहीं लगाया गया है, ध्यान रखिएगा। महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से लिया गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जो महाभियोग की प्रक्रिया है दोस्तों, जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो हमारे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से महाभियोग की प्रक्रिया दोस्तों ली गई है। कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है, ध्यान रखिएगा। नोट, अमेरिका के राष्ट्रपति पर 3 बार महाभियोग लगाया गया दोस्तों। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उन पर 3 बार महाभियोग लगाया गया,
नेक्स्ट पे चलते हैं, और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। नेक्स्ट, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब दोस्तों आपको मैं राष्ट्रपति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने। यह दोस्तों कितनी बार बने? 2 टाइम्स, 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने। 2 टाइम्स ये भारत के प्रेसिडेंट बने, 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने। ये कांग्रेसी राष्ट्रपति थे दोस्तों, ये कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। ये भारत के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये भारत के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति थे। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा, जो दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। और दोस्तों ये सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति थे। सेकंड नंबर पे आते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दोस्तों सेकंड नंबर पे आते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सेकंड नंबर पे आते हैं दोस्तों, जिनके जन्म दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिनके जन्म दिवस पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दोस्तों भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। इनके बारे में ध्यान से सुनिएगा। यह भारत के प्रथम अराजनीतिक राष्ट्रपति थे। यह भारत के प्रथम अराजनीतिक राष्ट्रपति थे। यह भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे और ये भारत के प्रथम अराजनीतिक राष्ट्रपति थे। इनका दोस्तों राजनीतिक से कोई मतलब किसी भी पार्टी से कोई भी लेना देना नहीं था, और ना तो ये किसी भी पार्टी से बिलोंग करते थे, और ना ही ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नाता रखते थे, अथवा ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी से इनके कोई भी संबंध थे। और भी आपको जानकारी देने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इन्हें दार्शनिक राष्ट्रपति का नाम से जाना जाता है दोस्तों, इन्हें दार्शनिक राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दार्शनिक राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाता है। ये 2 बार उपराष्ट्रपति एवं 1 बार राष्ट्रपति बने थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये 2 बार वाइस प्रेसिडेंट और 1 बार प्रेसिडेंट बने थे दोस्तों। ये 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति बने थे। इन्होंने भारत का विदेश नीति की आलोचना की थी। इन्होंने भारत की विदेश नीति की आलोचना की थी दोस्तों। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने भारत की विदेश नीति की आलोचना की थी। नेक्स्ट पे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों नंबर 3 पे डॉक्टर जाकिर हुसैन। नंबर 3 पे कौन आते हैं दोस्तों? डॉक्टर जाकिर हुसैन। यह भारत के प्रथम मुस्लिम एवं अल्पसंख्यक राष्ट्रपति थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह भारत के प्रथम मुस्लिम एवं अल्पसंख्यक राष्ट्रपति थे। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे ये भारत के प्रथम मुस्लिम एवं अल्पसंख्यक राष्ट्रपति थे। कार्यकाल के दौरान मृत्यु प्रथम राष्ट्रपति थे दोस्तों। एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हुई थी। ये ऐसे राष्ट्रपति दोस्तों थे, एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे दोस्तों जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। ये कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। तो दोस्तों ये भी याद रखिएगा, ये कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने से पूर्व बिहार के राज्यपाल थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रेसिडेंट बनने से पूर्व, प्रेसिडेंट बनने से पहले दोस्तों ये बिहार के राज्यपाल भी थे। ये बिहार के राज्यपाल थे। प्रेसिडेंट बनने से पहले ये बिहार के राज्यपाल थे। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट बनने से पहले बिहार के राज्यपाल थे। ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों आपको जानकारी देने जा रहा हूँ बीबी गिरी के बारे में आपको जानकारी देना जा रहा हूँ, जो भारत के चौथे राष्ट्रपति थे, जो भारत के 4th प्रेसिडेंट थे दोस्तों, 4th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दोस्तों बीबी गिरी।
यह भारत के प्रथम कार्यवाहक, दोस्तों ध्यान रखिएगा, यह भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। क्या थे दोस्तों? भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। द्वितीय मतगणना के बाद निर्वाचित प्रथम राष्ट्रपति थे। द्वितीय मतगणना के बाद दोस्तों निर्वाचित प्रथम राष्ट्रपति भी थे। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति थे दोस्तों। जो बीबी गिरी थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये राष्ट्रपति बनने से पूर्व ये उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे। राष्ट्रपति बनने से पहले ये उपराष्ट्रपति भी बन चुके थे। सो नेक्स्ट पे चलते हैं, और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जो 5th नंबर पे आते हैं डॉक्टर फ़खरुद्दीन अली अहमद। डॉक्टर फ़खरुद्दीन अली अहमद ये 42वें संविधान संशोधन पर हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों ये इन्होंने 42वें संविधान संशोधन पर हस्ताक्षर किए थे। यह भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ध्यान रखिएगा, ये भारत के दोस्तों दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे या कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। ये दोस्तों कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। कार्यकाल के दौरान मृत्यु दूसरे राष्ट्रपति थे। दोस्तों इनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। ये दूसरे ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। ध्यान रखिएगा, ये भारत के सबसे कमज़ोर राष्ट्रपति थे। ये भी याद रखिएगा, डॉक्टर फ़खरुद्दीन अली अहमद भारत के सबसे कमज़ोर राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट नंबर 6 नीलम संजीव रेड्डी दोस्तों भारत के 6ठे राष्ट्रपति थे। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, यह भारत के प्रथम निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति थे। दोस्तों ये भारत के प्रथम निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति थे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यह भारत के सबसे यंग राष्ट्रपति थे। दोस्तों ये भारत के सबसे यंग राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष थे। दोस्तों ये राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे। ध्यान रखिएगा, नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे। 44वां संविधान संशोधन विधेयक पर इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। ध्यान रखिएगा, 44वां संविधान संशोधन विधेयक पर इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। ध्यान रखिएगा, नीलम संजीव रेड्डी 44वां संविधान संशोधन विधेयक पर इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट पे चलते हैं, और भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट नंबर 7 पे आते हैं ज्ञानी जैल सिंह दोस्तों 7th राष्ट्रपति थे। दोस्तों भारत के 7वें प्रेसिडेंट थे भारत के। दोस्तों या कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। ध्यान रखिएगा, ज्ञानी जैल सिंह दोस्तों कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। और दोस्तों और भी जानकारी आपको देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। यह दोस्तों कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। यह भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। सिख राष्ट्रपति दोस्तों प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। कौन? ज्ञानी जैल सिंह दोस्तों भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। 1986 में सर्वप्रथम डाक संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किए थे। दोस्तों उन्होंने 1986 में सर्वप्रथम डाक संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं नंबर 8 पे आर बेकेट रमन। यह दोस्तों आर बेकेट रमन जो थे ये कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। कौन थे? ये कांग्रेसी राष्ट्रपति थे दोस्तों। आर बेकेट रमन कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। ध्यान रखिएगा, यह भारत के सबसे वृद्ध राष्ट्रपति थे। यह भारत के सबसे वृद्ध राष्ट्रपति थे दोस्तों। ध्यान रखिएगा, भारत के सबसे वृद्ध राष्ट्रपति थे। यह राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति भी थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आर बेकेट रमन दोस्तों राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे। क्या रह चुके थे? उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे। नेक्स्ट पे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं शंकर दयाल शर्मा।
शंकर दयाल शर्मा दोस्तों भारत के 9वें राष्ट्रपति थे या कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। ध्यान रखिएगा, ये कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। कौन थे? कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति थे दोस्तों, याद रखिएगा, राष्ट्रपति बनने से पूर्व ये उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे। इनके कार्यकाल के दौरान 4 प्रधानमंत्री बदले गए दोस्तों। ध्यान रखिएगा, शंकर दयाल शर्मा के कार्यकाल के दौरान दोस्तों 4 प्रधानमंत्री बदले गए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों यहाँ से बनेगा। शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान दोस्तों भारत के इतिहास में 4 प्रधानमंत्री बदले गए थे। ध्यान रखिएगा। 10th नंबर पे आते हैं दोस्तों KR नारायण। KR नारायण दोस्तों भारत के 10वें राष्ट्रपति थे या भारत के प्रथम दलित उपराष्ट्रपति थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, KR नारायण भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। ये कांग्रेसी राष्ट्रपति थे दोस्तों, याद रखिएगा, KR नारायण भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे और ये कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति और भी दोस्तों आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति थे दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ये राष्ट्रपति बनने से पूर्व क्या थे? उपराष्ट्रपति थे दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ये राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति थे दोस्तों। कौन? KR नारायण। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व कई देशों के राजदूत भी रह चुके थे दोस्तों। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व, मतलब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व दोस्तों ये कई देशों के राजदूत भी थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों जो 11th नंबर पे आते हैं दोस्तों, 11th में नंबर पे आते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यह भारत के 3रे मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के 3रे मुस्लिम राष्ट्रपति थे। भारत के 3रे मुस्लिम राष्ट्रपति थे दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यह भारत के 2रे अराजनीतिक राष्ट्रपति थे। ये भारत के 2रे अराजनीतिक राष्ट्रपति थे या वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे दोस्तों। याद रखिएगा, यह साइंटिस्ट राष्ट्रपति थे। साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे दोस्तों, जिन्हें दोस्तों मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। नेक्स्ट 12th नंबर पे दोस्तों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल दोस्तों 12वें नंबर पे आती हैं या कांग्रेसी राष्ट्रपति थीं दोस्तों। ध्यान रखिएगा, प्रतिभा देवी पाटिल या कांग्रेसी राष्ट्रपति थीं। यह भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। याद रखिएगा, यह दोस्तों भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थीं। कौन? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थीं। राष्ट्रपति बनने से पूर्व राज्यपाल भी थी दोस्तों। राष्ट्रपति बनने से पूर्व, राष्ट्रपति बनने से पहले राज्यपाल भी रह चुकी थी दोस्तों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ध्यान रखिएगा। नंबर 13 पे आते हैं दोस्तों प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी दोस्तों नंबर 13 पे प्रणब मुखर्जी आते हैं। ये कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। ये कौन थे दोस्तों? ये कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। प्रणब मुखर्जी कांग्रेसी राष्ट्रपति थे दोस्तों। पश्चिम बंगाल से निर्वाचित प्रथम राष्ट्रपति थे। पश्चिम बंगाल से दोस्तों निर्वाचित प्रथम राष्ट्रपति थे दोस्तों डॉक्टर प्रणब मुखर्जी। या कांग्रेसियों के संकट मोचन कहलाते थे। या कांग्रेसियों के संकट मोचन कहलाते थे। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद यह भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति थे दोस्तों। रामनाथ कोविंद भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति थे। ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश से निर्वाचित यह प्रथम राष्ट्रपति हैं। उत्तर प्रदेश से निर्वाचित या प्रथम राष्ट्रपति हैं। उत्तर प्रदेश से निर्वाचित या प्रथम राष्ट्रपति हैं। या व्यक्ति के आधार पर 14वें राष्ट्रपति हैं दोस्तों। यह व्यक्ति के आधार पर 14वें राष्ट्रपति हैं भारत के। राष्ट्रपति बनने से पूर्व बिहार से राज्यपाल थे दोस्तों। रामनाथ कोविंद जी जो थे वो राष्ट्रपति बनने से पूर्व, मतलब राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल थे। निर्वाचक मंडल या क्रम संख्या के आधार पर 15वें राष्ट्रपति हैं। निर्वाचक मंडल या क्रम संख्या के आधार पर ये भारत के 15वें राष्ट्रपति हैं। उसके बाद दोस्तों जो भारत के
जो दोस्तों 15वें नंबर पे आती हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू। कौन? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू दोस्तों नेक्स्ट है। राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ। दोस्तों आप ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रपति के जो कार्य हैं एवं शक्तियाँ हैं उनके बारे में आपको जानकारी दूंगा। राष्ट्रपति की प्रेसिडेंट के क्या कार्य होते हैं और क्या शक्तियाँ होती हैं दोस्तों, उनके बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। राष्ट्रपति की दोस्तों विधायी शक्तियाँ इस प्रकार हैं। अनुच्छेद 79 के अंतर्गत दोस्तों सांसद। अनुच्छेद 79 के अंतर्गत सांसद, इसके तहत संसद के 3 अंग होते हैं दोस्तों। इसके तहत संसद के जो 3 अंग होते हैं, पहला अंग होता है लोकसभा। पहला अंग क्या होता है? लोकसभा। नेक्स्ट पे चलते हैं। जो दूसरा दोस्तों अंग होता है राज्यसभा। दूसरा अंग होता है राज्यसभा। राज्यसभा दूसरा दोस्तों इसका अंग होता है राज्यसभा। तीसरा अंग दोस्तों होता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। तीसरा अंग क्या होता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। ध्यान रखिएगा जो दोस्तों, जो प्रेसिडेंट होता है वो संसद का एक अभिन्न अंग होता है। संसद का अभिन्न अंग होता है दोस्तों प्रेसिडेंट। कोई विधेयक राष्ट्रपति के अनुमति एवं हस्ताक्षर के उपरांत अधिनियम बनाता है। दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रपति के अनुमति एवं हस्ताक्षर के बाद ही कोई अधिनियम बनाया जाता है। कोई विधेयक जैसे पारित किया गया उसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर अथवा राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है, उसके बाद ही वो विधेयक अधिनियम बनता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ट्रिक है सरला। सरला मतलब सा से सांसद, रा से राज्यसभा, ला से मतलब लोकसभा। सो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये सेकंड पार्ट एंड होता हुआ